तो लास्ट लेक्चर में हमने तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, आर्हेनियस का, लिविस का और लोरी ब्रोंस्टेड का। हम थोड़ा सा उनको रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला जो है वो कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। आर्हेनियस ने ये कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होके प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, उसको हम कहते हैं एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयन देता है, उसको हम कहते हैं बेस। इसका जो क्वेश्चन आता है अक्सर ये आता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ये नहीं बता सका। तो ये लिविस के यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NH3, ये सब जो है इस आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से हमें नहीं पता चलता कि ये एसिड है या बेस है। फिर इसको रिड्यूस करने के लिए लोरी ब्रोंस्टेड आया था। लोरी ब्रोंस्टेड ने ये कहा था कि जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसने भी बात तो ये वाली कर दी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड है, लेकिन इसने ये भी प्रूव नहीं किया था कि ये प्रोटॉन दे रहे हैं या प्रोटॉन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लिविस। लिविस ने आके ये बताया था कि प्रोटॉन और प्रोटॉन की कोई बात नहीं होती, इसमें ये सिर्फ ये बात होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जो, वो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें हो गई थी। इसके बाद एक चीज आती है जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। हमने लिविस के कॉन्सेप्ट में ये बात देखी थी कि वाटर जो है वो एज एन एसिड और एज अ बेस दोनों चीजें बिहेव करता है, दोनों के साथ इक्वल बिहेवियर है उसका। यानी कि वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेस बन जाता है, और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड बन जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक टॉपिक है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब, सबसे पहले आपको सेल्फ आयनाइजेशन का पता होना चाहिए। सेल्फ आयनाइजेशन क्या होती है? ये सेल्फ आयनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि वाटर वाटर के अंदर ही डिजॉल्व होके आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन। ठीक है जी, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलर, occasionally the collisions between water molecules are energetic enough to transfer a proton from one water molecule। देखें यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये वाटर है और एक ये वाटर है। ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसका एक प्रोटॉन जो है वो ये ले लेगा और ये OH नेगेटिव बन जाएगा, और ये जो है H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि वाटर ने अपने साथ ही आयनाइजेशन करके प्रोटॉन दे दिया। तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड हो जाएगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बेस बन जाएगा। ठीक है, a water molecule that donates or loses a proton becomes negatively charged hydroxide ion। ठीक है, जिस वाटर मॉलिक्यूल ने, इस वाले ने डोनेट किया था तो ये OH नेगेटिव आयन बन गया, और जिसने एक्सेप्ट किया तो वो H3O पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, ये जो दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ, ये जो है ना जिसने एक्सेप्ट किया वो रेड कलर से, ये वाला, इसके ऊपर देखें यहाँ पे आपको इस जगह पे पॉजिटिव आयन नजर आएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा जो एक्सेप्ट करेगा, और जो डोनेट करेगा वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये पॉजिटिव इस जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने नीचे, ये ऊपर एग्जांपल एलेबोरेट करके दी हुई है, नीचे क्लोज करके दी है। 2H2O जब आप उसमें रिएक्शन करते हैं, एक H3O पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो टू वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, क्योंकि इन्होंने आपस में आयनाइजेशन किया। और दूसरा इसका नाम है ऑटो आयनाइजेशन, आपस में खुद ही एक दूसरे के साथ आयनाइज होते रहते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर ये है कि ये हाइड्रोजन आयन, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाल दो तो ये H2O है ना, H2O का फुल फॉर्म है, यहाँ पे अगर H लिखा हुआ है और इसके साथ ऐसे OH लगा होता है। ठीक है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है, ये यहाँ से यू ब्रेक डाउन होता है तो एक H बन जाता है और एक
OH बन जाता है। तो एक को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं और एक को OH आयन कहते हैं। वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि आसानी से टूट जाता है, जो जल्दी से टूट जाता है, जो आपस में सेल्फ आयनाइजेशन करके ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। यही बता रहा कि इतना थोड़ी इसकी सेल्फ आयनाइजेशन होती है कि सॉरी, मैंने जो पहले बात कही थी वो ऑपोजिट थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो नहीं टूटता, बिल्कुल भी नहीं टूटता, यानी कि बहुत थोड़ी मिकदार में टूटता है। At 25 degree centigrade, the experimentally determined concentration of H positive ion and OH negative ions are as follows। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर एक H और एक OH आयन की इतनी थोड़ी कंसंट्रेशन होती है, 10 की पावर -7, मतलब 0.6 टाइम 0.00001, इतना थोड़े मालिक्यूल्स टूटते हैं। ठीक है, और इसकी जो केसी एक्सप्रेशन है इस वाली इक्वेशन की, वो ये लिखी हुई है। इसके प्रोडक्ट ऊपर है, इसके नीचे जो है रिएक्टेंट्स है। ठीक है, प्रोडक्ट जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दिया, और जो नीचे रिएक्टेंट था ये वाला, इसको इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। के सी मल्टीप्लाई बाय H2O, ये दोनों कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है और के सी भी कांस्टेंट है। एक नया कांस्टेंट निकला है, इसको बोलते हैं KW। इस KW का नाम है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू डाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो KW इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर -14 में आधे 10 की पावर -7 H होंगे और 10 की पावर -7 OH नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर आपस में आयनाइज होके अपने आयन्स में टूट जाता है। एक दानिश बायोकेमिस्ट था, उसने क्या किया था, प्रपोज्ड अ कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ये बहुत छोटी कंसंट्रेशन है, यानी कि इसको अगर हम वैसे लिखें ना तो ये होगा 0.00000001, यानी कि 6 जीरो लगेंगे फिर 1 लगेगा। इतनी थोड़ी कंसंट्रेशन को उसने क्या किया था, नेगेटिव लॉग में एक्सप्रेस कर दिया था, पीएच जिसको हम बोलते हैं, पीएच और पीओएच। यहाँ पे ये जो पी है ना, पी का मतलब है पी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग। ठीक है, जो आपने 9th क्लास में लॉग वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच, और ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH, यही लिखा हुआ है। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव और POH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव। ये इन्होंने डिटेल से बताया हुआ है। प्योर वाटर के अंदर हमें ये पता था कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो ये है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू जब डालते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 7। इसी तरह OH का भी 7, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, दोनों जब आपस में प्लस हो जाएंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ KW। KW जो है वाटर का कांस्टेंट है ना, जो अभी हमने ड्राइव किया है ये वाला। ठीक है, ये KW। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या इससे क्या पता चलता है KW से। इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट। इसके साथ हमने आगे क्या लिखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। No matter what does it contain, the product of H or OH concentration is always equal to, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना उसके अंदर H और OH की कंसंट्रेशन जब वो प्योर होगा, H और OH की कंसंट्रेशन सेम होगी, दोनों की कंसंट्रेशन साथ साथ इक्वल होंगी। ठीक है, और जो जब उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाएगी, या उसके अंदर एसिड आ जाएगा या उसके अंदर बेस आ जाएगा, प्योर वाटर मॉलिक्यूल के लिए दोनों चीजें सेम होंगी, H भी और OH भी दोनों सेम होंगी। और जो इम्प्योरिटी जब आ जाएगी तो H
या अगर एसिडिक वाली इम्प्योरिटी आ गई तो फिर क्या होगा, एच ज्यादा हो जाएगा ना। एसिड की क्या पहचान थी, एच। तो एच जब ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब ये है कि वो 10⁻⁷ से बड़ा हो जाएगा। और अगर एच कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 10⁻⁷ से कम हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे ये एसिडिक सोल्यूशन है, और जब कम हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि 14 है, तो एक अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा कम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, if pH is greater than 7 the solution is basic। अगर 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक है, और अगर pH 7 से कम है तो फिर सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर pH 7 है तो फिर सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। ये देखें, ये प्योर वाटर न्यूट्रल है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे ये वाले सारे बेस हैं, और इससे नीचे आप जाएंगे तो सारे ये वाले, सॉरी इससे नीचे ऊपर अगर आप जाएंगे 0 -7 7 से नीचे की तरफ आएंगे तो ये सारे एसिड है। ठीक है। और नीचे जब आएंगे तो सारे बेस हैं। इसके अंदर ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जीरो जो है वो बैटरी एसिड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब इनकी पी एच दी हुई है। पी एच का मतलब ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच। और नीचे ये वाले सारे इधर बेस है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, क्लास अनरिफाइंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू क्लीन सम बिल्डिंग्स एंड स्विमिंग पूल्स इफ एच पॉजिटिव इन अ सॉल्यूशन इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मोलर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये -6 है। -6 का मतलब ये है कि ये 10 से छोटा है। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको आप पी एच जब फाइंड करेंगे इसका, तो पी एच क्या होगा, पी मल्टीप्लाई टेन की पी और एच की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। जब 6 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। 7 से छोटा है तो एसिडिक। और इसका जो है आंसर आएगा पी ओ एच। इसके अंदर ओ एच है ना, तो ओ एच के जो कंसंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁷ है। आप पी पी ओ एच इसका फाइंड करेंगे। ठीक है। पी ओ एच का मतलब ये है कि माइनस लॉग ओ एच की वैल्यू क्या होगी, 1 × 10⁻⁻5। 1 × 10⁻⁻5। तो ये तो हमें पी ओ एच पता चला ना, इसकी पी ओ एच। हमें जो जजमेंट करनी होती है वो पी एच से करनी होती है। तो हमें यहाँ से ये बात पता चल रही है कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 है। ये फॉर्मूला आपने जी। जेल में रखना है। बाज़ औक़ात आपको पी ओ एच दिया होता है और आपने पी एच फाइंड करना होता है, तो आपको पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होगा। ठीक है। अगर आपको पी एच नहीं दिया हुआ है और पी ओ एच दिया हुआ है, तो आप उसको पी ओ एच को 14 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास पी एच आ जाएगा। ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने नीचे दी हुई है कि ये जो सोल्यूशन था पहले वाला, इट इज एसिडिक, क्योंकि इसकी पी ओ एच जो है वो 10⁻⁻6 है, और -7 से -6 बड़ा होता है। यहाँ पे ये सोल्यूशन है बेसिक। बेसिक का मतलब ये है कि ये 10⁻⁻9 -7 से और छोटा होता है, इसलिए ये बेसिक है। ठीक है। अब ये सेल्फ असेसमेंट देखें, सेल्फ असेसमेंट में भी आपको यही बात बताई हुई है। ये 3 × 10⁻³ है, तो आप p माइनस लॉग और इसकी वैल्यू डालेंगी तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 7 से कम आ रहा है तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बेसिक हो जाएगा। इस तीनों में आपका यही तरीकाकार होगा। यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है, 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो आप P के साथ 4.2 10⁻⁻3 यानी कि माइनस लॉग ब्रैकेट में 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 डालेंगी तो आंसर जो भी आएगा उसको कंपेयर कर लें कि 7 से छोटा है तो एसिडिक, 7 से बड़ा है तो बेसिक, और अगर 7 है तो न्यूट्रल। ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको OH की कंसंट्रेशन दी हुई है। OH की कंसंट्रेशन दी हुई है तो आपने इसका H फाइंड करना है इस फार्मूले से। ये जो फार्मूला है ये वाला, ये जो मैंने आपको लिखवाया। ठीक है।
इस OH को उस तरफ जाके माइनस POH जो आंसर आएगा ना उसको 14 में से माइनस कर देंगे तो PH आ जाएगा। और फिर उस PH को आपने कंपेयर कर लेना है इसके साथ, स्केल के साथ। ठीक है, स्केल का मतलब ये है कि 7 से अगर बड़ा होगा तो बेसिक, 7 से छोटा होगा तो एसिडिक। यहाँ पे इन्होंने आगे इसी चीज को एलेबोरेट किया हुआ है। हमें पता है ये 0 से लेकर 14 तक है। अगर pH 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, और अगर pH लेस देन 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एसिडिक है, और pH ग्रेटर देन 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिक है। अच्छा जी, हमने ये चीज देखी है कि एसिड के अंदर जो होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, और बेस के अंदर जो है वो मेटल एटम हैज रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम। जो सॉल्ट होता है, अगर उस हाइड्रोजन की जगह पे कोई मेटल जो है वो रिप्लेस हो जाए, H की जगह पे मेटल आ जाए, सोडियम आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सॉल्ट, NaCl। An acid contain replaceable hydrogen atoms when these are completely or partially replaced by metal atoms। जो कंपाउंड बनेगा उसको सॉल्ट कहेंगे। यानी कि एसिड के अंदर से अगर आप H निकाल के और उसकी जगह पे मेटल डाल दें तो उसको हम कहते हैं ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। और ये सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इसको जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, अच्छा, इसका जो नाम है उसको हम पहले पार्ट को हम कहते हैं मेटल आयन, यानी कि सोडियम, ये Na सोडियम होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो नेगेटिव आयन होता है, इसको हम कहते हैं क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, सॉल्ट नेम क्लोराइड है, और यहाँ पे नाइट्राइट है, HNO3 से आया हुआ है। सल्फर से आया है तो सल्फेट है, और फास्फोरस से आया है तो फॉस्फेट है। और इसकी जो एग्जांपल है देखें, यहाँ पे मेटल लग गए, H की जगह पे मेटल रिप्लेस हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे मेटल लग गए। ये तीन तकरीबन, सोडियम, कैल्शियम और कॉपर, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये सारे मेटल लग रहे हैं। इनके साथ H रिप्लेस हो रहे हैं और H की जगह पे मेटल आ रहे हैं। यहाँ पे 3 H थे, यहाँ पे 3 मेटल आ गए हैं, तो ये सोडियम फॉस्फेट हो जाएगा, ये पोटेशियम फॉस्फेट हो जाएगा, ये कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है जी। एक जनरल इक्वेशन है कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिक्सअप होते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसको इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। इन दोनों आपस में मिलते हैं तो NaCl यानी कि सॉल्ट बनता है, और H2O यानी कि वाटर बनता है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर H और OH आयन मिल के वाटर बना दें, ठीक है। इट इज अ रिएक्शन बिटवीन H एंड पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड और OH नेगेटिव आयन ऑफ बेस। एसिड का H पॉजिटिव आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन मिलके ये वाला वाटर बना देंगे, और जो पीछे दोनों बचेंगे NaCl, Na और Cl, ये दोनों आपस में सॉल्ट बना देंगे। ये सॉल्ट की डेफिनेशन है। ये नीचे इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर इन फायरवर्क। इट कैन बी यूज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला एसिड है और ये बेस है। राइट कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपने स्टेप को छोड़ देना है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इन्होंने दिया हुआ है, एक सेकंड, अच्छा 2 का नीचे है, ये 1 का है। जी। अच्छा, पहले वाले का देख लें, सोडा ऐश Na2CO3 is used to make glass. It can be made by carbonic acid H2CO3 और दूसरे का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ये पहले वाले का है H2CO3 और NaOH आपस में मिलके Na2CO3 और H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बैलेंस कैसे करना है कि दोनों तरफ जो एटम्स हैं उनको हमने सेम करना है, यानी कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 ये वाले हैं, ठीक है, और 1 ये वाला है। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं है, एक चीज बैलेंस नहीं है। फिर दूसरी हमने देखनी है कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 1 है।
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ये वाले हैं और एक ये वाला है, टोटल हो गए 4। ये 3 है और ये 1 है, टोटल हो गए 4। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो सोडियम है ना वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 सोडियम है, सॉरी इस तरफ 2 नहीं है, इस तरफ 1 सोडियम है। ठीक है, ये 1 सोडियम है और ये वाले 2 सोडियम है। तो हमारे पास 2 चीजें बैलेंस नहीं है, एक H बैलेंस नहीं है और एक Na बैलेंस नहीं है, सोडियम बैलेंस नहीं है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ 2 लगा देंगे ताकि यहाँ पे भी 2 हो जाए और यहाँ पे भी 2 हो जाए। जब हमने सोडियम के साथ 2 लगा दिया तो ये जो 2 है ना ये पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और ये वाले 2, ऑक्सीजन हो गए 5। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये भी 5 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन और इसके पीछे हमने 2 लगा दिया तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हम फाइनल में देखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 2 जार, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे Yes, कार्बन sir. 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ये वाले हैं, 2 ऑक्सीजन ये वाले हैं तो 5। यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन ये वाले हैं, 2 ऑक्सीजन ये वाले हैं 5। यहाँ पे भी 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, तो सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे देखें, आपने एन एन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने एन है, एक ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसके पीछे 2 लगा दिया, ये देखें, ताकि ये 2 हो जाए। जब 2 हो गए तो फिर आपने नेक्स्ट की तरफ चलना है कि बेरियम, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 और 2 5। यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 और 1 7। अब यहाँ पे कितने जी, 3 3 2 ये 3 है ना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 2 ये वाले 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 और 1 7, इसके पीछे भी 2 लगा दें तो 8 हो जाएगी। फिर आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। Okay, sir. तो ये बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, ये वाली सेल्फ एक्सरसाइज हम दोबारा कर लेंगे ये वाली। ठीक है, इन चीज़ों को आपने देख लेना है। तो ये अच्छा, मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट है, ये सारे मेथड्स हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको पता भी होंगी कि हम क्या होती है जी। फूड प्रिजर्वेशन की फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग एंड अलाउज टू बी स्टोर्ड। आपने अक्सर आइसक्रीम वालों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, अपने जो आइसक्रीम रखते हैं ना, जो साइकिल पे बेचने के लिए आते हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो है ना वो जो डब्बा होता है उसके अंदर सॉल्ट रखा होता है, नमक होता है, ताकि आपकी जो खुराक है वो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो स्टोर रहें ज़्यादा देर तक। ठीक है, ये सब चीज़ के यूजेस हैं, इसको आप रीडिंग कर लें, ड्राइंग fruits and vegetables, salting, boiling, etc. ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, दे आर यूज एज इनहिबिटर्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, कि जिस चीज़ के ऊपर नमक लगा हो वो जल्दी जल्दी चीज़ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, many foods are grown and produced in one location and then sent across the country or even overseas without preservatives। ये preservatives क्या होते हैं, ऐसी चीज़ जो कि प्रिजर्व करती है, ख़राब होने से बचाती है। ठीक है, तो नमक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। इसके अंदर ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए, सॉल्ट का बेस, एसिड का बेस। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज को फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।